1877 की गर्मियों की शुरुआत हमेशा की तरह ही हुई थी, लेकिन खत्म होते होते तो इसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। मतलब लाशों से पाट दिया था पूरा का पूरा इलाका। बिल्कुल। अगर हम उस समय के ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगाले ना, तो जो तस्वीरें उभरती हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। खेत सूखकर एकदम कंक्रीट जैसे हो गए थे। करोड़ भारतीयों की जान ले ली थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ठीक उसी साल चीन में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग मारे गए। इजिप्ट, मोरक्को, ब्राजील, मतलब हर जगह खेत बंजर हो गए थे। और अमेरिका के मिनेसोटा राज्य का वो किस्सा भी तो है। हाँ, वहां उस साल को द ईयर विदाउट द विंटर कहा गया था। मतलब बिना सर्दियों वाला साल। ऐसा लग रहा था मानो हमारी पृथ्वी के मौसम का पूरा सिस्टम ही सी क्रैश हो गया हुआ। और उस त्रासदी का जो सबसे खौफनाक पहलू था ना, वो ये था कि इस पूरी वैश्विक तबाही के पीछे कोई विश्व युद्ध नहीं था। कोई रहस्यमयी महामारी नहीं फैली थी। ना ही अंतरिक्ष से कोई उल्कापिंड टकराया था। तो फिर था क्या? ये सब प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के एक हिस्से में हुए एक अदृश्य प्राकृतिक बदलाव का नतीजा था। देखिए, ये बदलाव कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन उस साल इसने एक ऐसा विकराल रूप ले लिया जिसने दुनिया भर के इकोसिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। और आज के इस डीप डाइव में हम उसी प्राकृतिक बदलाव की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में सुपर अल नीनो कहा जाता है। बिल्कुल। वो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। लगभग 150 साल बाद ठीक वही फिनोमेना, वैसी ही परिस्थितियां 2026 में वापस आ रही हैं। और मौसम विज्ञान के जो सबसे उन्नत मॉडल है ना, चाहे वो यूरोप के ECMWF हो या अमेरिका के नोआ मॉडल, वे स्पष्ट रूप से एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मतलब 2026 की गर्मियां कोई आम गर्मियां नहीं होने वाली हैं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ मौसम के थोड़े बहुत बदलने का मामला नहीं है। हम मानव इतिहास की सबसे खतरनाक और जानलेवा गर्मियों के मुहाने पर खड़े हैं। बाप रे। हालांकि आज हमारी इस चर्चा का लक्ष्य किसी तरह का पैनिक या डर फैलाना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद तो इसके पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करना है। सही कहा। ये समझना है कि महासागर में होने वाला बदलाव भारत के खेतों को कैसे सुखा देता है, इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, और सबसे जरूरी बात कि हम एक समाज के रूप में इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। 1877 की उस भयानक तबाही और 2026 के इस आने वाले खतरे को समझने के लिए हमें सबसे पहले अल नीनो के विज्ञान को समझना होगा। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। मतलब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा बाथटब है और वो पानी से लबालब भरा हुआ है। अच्छा। अब अगर कोई एक तरफ से उस पानी की सतह पर लगातार तेज हवा फेंके तो क्या होगा? जाहिर है पानी एक तरफ जाकर इकट्ठा होने लगेगा। उसका लेवल एक तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो हवा अचानक रुक जाए या कमजोर पड़ जाए तो वो इकट्ठा हुआ सारा पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक झटके में वापस अपनी पुरानी जगह की तरफ लौटेगा। एकदम सही। ये एनालॉजी काफी सटीक है। अगर हम इस बाथटब को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र यानी प्रशांत महासागर मान लें, तो ये पूरी भूगोलीय प्रक्रिया आसानी से समझ में आ जाती है। देखिए, सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर के ऊपर बहुत तेज हवाएं बहती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ट्रेड विंड्स। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिण अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ लगातार बहती रहती हैं। अच्छा। और जब ये हवाएं चलती हैं तो वे समुद्र की सतह के गर्म पानी को अपने साथ धकेलकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास इकट्ठा कर देती हैं। रुको, अगर सतह का सारा गर्म पानी अमेरिका से खिसक कर ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया तो पीछे अमेरिका के तट पर क्या बचता है? वहां तो पानी का लेवल कम हो जाना चाहिए ना? बहुत अच्छा सवाल है। जब सतह का गर्म पानी हटता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वेडोर के तटों पर समुद्र की गहराइयों से बर्फीला ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। ओहो, और यही वो ठंडा पानी है जो अपने साथ समुद्र की तलहटी से ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है ना? बिल्कुल। जो वहां की मछलियों के लिए एक तरह से दावत का काम करता है। एग्जैक्टली सही। और वही दूसरी तरफ
जो गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ इकट्ठा हुआ है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, भारी बादल बनाता है और उन इलाकों में झमाझम बारिश करवाता है। यही हमारी पृथ्वी का सामान्य चक्र है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। मतलब क्या होता है? ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अचानक कमजोर पड़ जाती हैं, हवा का वो जोर खत्म हो जाता है। अब सोचिए उस बाथटब के बारे में। अच्छा, तो जो गर्म पानी हवा के जोर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुका हुआ था वो अब वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ लौटने लगता है। इसके कारण दक्षिण अमेरिका की तरफ गहराई से आने वाला ठंडा पानी रुक जाता है और समुद्र की पूरी सतह पर एक बहुत मोटी गर्म पानी की चादर फैल जाती है। और शायद इसी वजह से पेरू के मछुआरों ने 17वीं सदी में इसका नाम अल नीनो रखा था, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है एक छोटा बच्चा। हाँ, क्योंकि समुद्र का ये गर्म होना अक्सर क्रिसमस के आसपास शुरू होता था। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो भी गया और वो दक्षिण अमेरिका की तरफ ही रह गया तो उससे भारत में सूखा क्यों पड़ता है? आखिर प्रशांत महासागर और भारत के बीच तो हजारों किलोमीटर का फासला है। ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? यही मौसम विज्ञान का सबसे जटिल और दिलचस्प हिस्सा है। इसे वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। वॉकर सर्कुलेशन? देखिए, प्रशांत महासागर में मौजूद खरबों लीटर पानी जब एक साथ गर्म होता है तो वो अपने ऊपर की हवा को भी भयंकर रूप से गर्म कर देता है। अब ये गर्म हवा हल्की होकर वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक उठती है। अब ये हवा अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। तो ये पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों से टकराकर दो हिस्सों में बंट जाती है और पूरब और पश्चिम की तरफ बहने लगती है। यानी जो हवा दक्षिण अमेरिका के ऊपर उठी वो आसमान में सफर करके भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंचती है। हाँ, और जब ये हवा भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहुंचती है तब तक ये ठंडी और भारी हो चुकी होती है। अच्छा। भारी होने के कारण ये हवा नीचे की तरफ यानी जमीन की तरफ गिरने लगती है। और विज्ञान का एक सीधा सा नियम है। क्या? बादल और बारिश तभी बनते हैं जब हवा नीचे से ऊपर उठती है और ठंडी होती है। ओह, लेकिन अल नीनो के कारण भारत के ऊपर हवा आसमान से नीचे की तरफ प्रेस कर रही होती है। बिल्कुल, ये हाई प्रेशर का एक ऐसा डोम बना देता है जो नीचे से उठने वाली नमी को बादल बनने ही नहीं देता। बाप रे। इसी अदृश्य वायुमंडलीय दबाव के कारण बारिश के पैटर्न पूरी दुनिया में बदल जाते हैं और भारत का मॉनसून तबाह हो जाता है। ये तो वाकई चौंकाने वाला मैकेनिज्म है। मतलब प्रशांत महासागर की सतह का तापमान भारत के ऊपर हवा को नीचे धकेलकर बादलों को मार देता है। अब देखिए, अल नीनो तो एक प्राकृतिक चक्र है जो हर 2 से 7 साल में आता ही रहता है। हमने इसे पहले भी झेला है। तो फिर 2026 को लेकर इतनी घबराहट क्यों है? स्रोत बताते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन वेदर मॉडल्स एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके अनुसार मई से जुलाई 2026 के बीच इस अल नीनो के अपने सबसे चरम पर यानी पीक पर पहुंचने के 61% चांस हैं। और ये ठीक वो समय है जब भारत में मानसून का मौसम होता है। बिल्कुल। 2026 के अल नीनो के इतना खतरनाक होने के पीछे बेसलाइन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। बेसलाइन टेम्परेचर? हाँ, देखिए, अल नीनो तो हजारों सालों से आ रहा है। 1877 में भी आया था। लेकिन इस बार का अल नीनो एक ऐसी दुनिया में आ रहा है जो इंसानी गतिविधियों और कार्बन एमिशन के कारण पहले से ही उबल रही है। स्रोत में दी गई एक एनालॉजी इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। मान लीजिए कि कोई इंसान एक ऐसे कमरे में बैठा है जहां का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है। उफ, वो तो पसीने से तरबतर होगा। बिल्कुल, उसकी हालत खराब है। और तभी कोई आकर उस बंद कमरे में एक बड़ा सा रूम हीटर भी फुल स्पीड पर चालू कर देता है। ये तो सच में किसी टॉर्चर चैम्बर जैसा लगता है। आज हमारी पृथ्वी की ठीक यही स्थिति है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी का जो बेसलाइन टेम्परेचर है वो औद्योगिक क्रांति से पहले के समय के मुकाबले पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यानी वो 40 डिग्री वाला कमरा। हाँ, अब जब अल नीनो आएगा तो वो इसमें लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और जोड़ देगा। बाप रे। इसका सीधा सा गणित है कुल तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़त। इतनी बड़ी टेम्परेचर अनोमली या तापमान में इतनी अचानक और बड़ी वृद्धि इंसानी इतिहास में आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं की गई है। कभी नहीं। लेकिन अगर कोई आम इंसान इसे सुने तो शायद वो कहे कि अरे सिर्फ 2-2.5 डिग्री ही तो बढ़ रहा है। मेरे शहर का तापमान तो सुबह से दोपहर के बीच 10 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है।
स्थानीय मौसम का 10 डिग्री बदलना और पूरी पृथ्वी के औसत तापमान का 2 डिग्री बढ़ना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? जब हम कहते हैं कि ग्लोबल ओशन टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि प्रशांत महासागर के अरबों खरबों लीटर पानी को गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इस सिस्टम में आ गई है। ये एनर्जी लाखों परमाणु बमों के फटने जितनी ऊष्मा के बराबर है। बाप रे! जब इतनी भयंकर हीट सिस्टम में आती है तो ये सिर्फ गर्मी नहीं बढ़ाती, ये तूफानों की ताकत बढ़ा देती है, बारिश के चक्र को तोड़ देती है और हवाओं की दिशा बदल देती है। 2015-16 में जब पिछली बार सुपर एल नीनो आया था, तब भारत में इतिहास की सबसे खतरनाक हीट वेव्स देखी गई थी। बिल्कुल, और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 2026 का एल नीनो उस 2015 वाले से भी कई ज्यादा बड़ा और विनाशकारी होगा। तो अब इस महासागरों के विज्ञान और ग्लोबल वार्मिंग के मॉडल से बाहर निकलकर सीधे जमीन पर आते हैं। हाँ। भारत के एक आम नागरिक पर इसका क्या असर होगा? स्रोत में इस प्रभाव को 4 अलग-अलग परतों या लेयर्स में समझाया गया है। हाँ। पहली परत है एक कमजोर मॉनसून। अनुमान है कि 2026 में बारिश सामान्य से सिर्फ 92% होगी। और दूसरी परत सीधा हमारी कृषि से जुड़ी है। भारत की 51% खेती आज भी पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। हाँ, और तीसरी परत है भयंकर हीट वेव्स यानी जानलेवा लू। और चौथी परत है महंगाई, जिसका सीधा असर हर इंसान के जेब पर पड़ेगा। ये जो महंगाई वाली परत है ना, इससे समझना बहुत जरूरी है। जब बारिश कम होगी तो फसलें सूखेंगी। पैदावार कम होने का मतलब है मार्केट में सप्लाई कम होना। बिल्कुल। डेटा बताता है कि ऐसे सुपर एल नीनो वाले साल में नॉन फ्यूल प्राइसेस 5% और फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। 9%? हाँ। एक ऐसा परिवार जो पहले से ही दाल और सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान है, उसके लिए 9% फूड इन्फ्लेशन का मतलब है अपनी थाली से एक वक्त का खाना कम कर देना। और इन 4 परतों के बीच एक पहलू ऐसा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, जो मुझे स्रोत में सबसे डरावना लगा। वो क्या? वो है रात की गर्मी। आमतौर पर हमें लगता है कि लू सिर्फ दिन में खतरनाक होती है, जब सूरज आसमान में चमक रहा होता है। शाम ढलते ही हम सोचते हैं कि अब राहत मिलेगी। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। विज्ञान और मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि गर्मी से होने वाली सबसे ज्यादा मौतें तब होती हैं जब शरीर को रात में ठंडा होने और अपनी थकान से रिकवर करने का मौका नहीं मिलता। इंसानी शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे एक खास तापमान पर ही आराम मिलता है। हाँ। 2024 के दिल्ली के आंकड़े इस खतरे की एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा था, जो कि खुद में काफी खतरनाक था। लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सूरज तो रात में होता नहीं है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, उसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। हमने अपने शहरों में क्या किया है, हमने सारे पेड़ काट दिए हैं और उनकी जगह कंक्रीट, सीमेंट और डामर की सड़कें बिछा दी हैं। ये जो कंक्रीट और डामर होते हैं, ये सूरज की गर्मी को दिन भर किसी स्पंज की तरह सोखते रहते हैं। हाँ, और फिर रात के समय जब हवा ठंडी होनी चाहिए, ये कंक्रीट धीरे धीरे अपनी सोखी हुई हीट को बाहर छोड़ते रहते हैं। बिल्कुल। इससे शहर रात में भी किसी भट्टी की तरह सुलगते रहते हैं, जबकि उसी शहर के बाहर के ग्रामीण इलाकों में तापमान काफी कम होता है। ये सुनकर मुझे एक अजीब विरोधाभास, एक दुष्चक्र नजर आता है। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वे अपने घरों और ऑफिसों में एसी चलाते हैं। हाँ। एसी घर के अंदर तो शानदार ठंडक कर देता है, लेकिन उसका जो बाहरी यूनिट है, जो एग्जॉस्ट है, वो सड़क पे भयंकर हीट फेंकता है। बिल्कुल, वो इतनी भयंकर हीट फेंकता है कि बाहर का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं बिजली जलाकर, और दूसरी तरफ सड़कों को भी अवन बना रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इस अवन में सबसे ज्यादा कौन जल रहा है? वो लोग जो उस एसी वाले कमरे के बाहर हैं। भारत में लगभग 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। 38 करोड़? ये वो लोग हैं जो हमारे घरों में पिज्जा या पार्सल डिलीवरी करते हैं, जो चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते हैं, या गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोते हैं। स्रोत के मुताबिक तापमान में सिर्फ 1 डिग्री की बढ़त होने से इनकी कमाई 14% तक गिर जाती है। 14% की गिरावट? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कमाई गिरती कैसे है? क्योंकि इंसानी शरीर की एक सीमा है। जब तापमान 45 डिग्री के पार जाता है तो शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। मजदूरों को बार बार रुककर छांव तलाशनी पड़ती है, काम की गति धीमी हो जाती है,
थकान के कारण वो उतने घंटे काम नहीं कर पाते जितने सर्दियों में करते हैं। और बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। उनके पास ना तो कोई सिक लीव यानी पेड छुट्टियां होती हैं, ना ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि वो अस्पताल में भर्ती हो सके। 2024 में तो हालात इतने बुरे थे कि इलेक्शन ड्यूटी करते हुए कई पोलिंग ऑफिसर्स की भी हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। मतलब ये गर्मी अब किसी को नहीं बख्श रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब गर्मी से इतनी मौतें हो रही हैं तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? स्रोत का डेटा सरकार और सिस्टम की नाकामी का एक बहुत ही कड़वा सच सामने लाता है। मौतों के असली आंकड़ों को छुपाने का सच। बिल्कुल। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा देखें तो वो कहता है कि पिछले 2 दशकों में हीट वेव से भारत में 20,000 मौतें हुई। वहीं मौसम विभाग यानी आईएमडी का आंकड़ा सिर्फ 10,000 का है। और असलियत? जब स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने अतिरिक्त मौतों का एनालिसिस किया तो पता चला कि भारत में हर साल गर्मियों में लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव्स और अत्यधिक गर्मी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। बाप रे, इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? 10,000 और 1.5 लाख में तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या डेथ सर्टिफिकेट पर गर्मी का जिक्र नहीं होता? नहीं होता। क्यों? डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट, ऑर्गन फेलियर या गंभीर डिहाइड्रेशन लिखा जाता है, लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट किस वजह से आया, वो 47 डिग्री की गर्मी जो असल ट्रिगर थी, उसका सिस्टम में कहीं कोई आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार हीट वेव को एक गंभीर प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं मान लेती, जैसे बाढ़ या भूकंप को माना जाता है। इसके पीछे की वजह पूरी तरह से आर्थिक है। अच्छा। भारत में 12 तरह की प्राकृतिक आपदाओं को नोटिफाइड डिजास्टर माना गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोल्ड वेव यानी शीतलहर तो शामिल है, लेकिन हीट वेव शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के अनुसार अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया गया तो सरकार को हर कंफर्म मौत पर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। 1.5 लाख मौतों पर 4 लाख का मुआवजा सरकार के खजानों पर बहुत बड़ा बोझ डाल देगा। इसलिए समस्या को कागजों पर ही छोटा कर दिया जाता है। ये तो सच में सिस्टम का एक बहुत ही अंधकारमय पहलू है। तो क्या हम बस यूं ही बैठे रहें और 2026 की सुनामी का इंतजार करें? क्या हमारे पास इस महासंकट से निपटने का कोई ठोस उपाय नहीं है? उपाय बिल्कुल है, और वो तकनीक या मशीनों में नहीं बल्कि प्रकृति के पास ही है। पेड़? हाँ, पेड़। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि पेडेस्ट्रियन लेवल पर, यानी जिस सतह पर इंसान पैदल चलता है, वहां पेड़ों की घनी छांव तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। 12 डिग्री? जरा सोचिए, अगर किसी सड़क पर सीधी धूप में तापमान 47 डिग्री है तो एक बड़े पुराने पेड़ की छांव उसे 35 डिग्री तक ला सकती है। इंसानी शरीर के लिए 12 डिग्री का ये अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में जो डेटा दिया गया है वो तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पेड़ हमें बचाएंगे और दूसरी तरफ 2024 में अकेले 18,200 हेक्टेयर पुराने और घने जंगल काट दिए गए। आईआईटी बॉम्बे के एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी है। हम हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और स्थापित पेड़ काट रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने ही बचाव के इकलौते हथियार को नष्ट कर रहे हैं। यही विकास की सबसे बड़ी विडंबना है। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले के आयोजन के लिए 100 साल पुराने छायादार पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि सड़कें चौड़ी हो सकें। छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों का तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कोयले की खदानों के लिए खत्म किया जा रहा है। और जब इसका विरोध होता है तो सिस्टम की तरफ से दलील दी जाती है कि हम जितने पेड़ काट रहे हैं उससे दुगने नए पेड़ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के तहत लगा रहे हैं। हाँ, और सुनने में तो ये दलील सही लगती है। कोई भी सोचेगा कि अगर आप एक पेड़ काटकर 2 नए पौधे लगा रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि पर्यावरण विज्ञान इस तरह के सीधे गणित पर काम नहीं करता। जो नई सैपलिंग्स यानी नए छोटे पौधे लगाए जाते हैं उनमें से लगभग 90% तो देखभाल ना होने और गर्मी के कारण कुछ ही महीनों में मर जाते हैं। बाप रे। और जो बचते हैं उन्हें उस काटे गए 100 साल पुराने पेड़ जितना बड़ा होने और वैसी छांव देने में दशकों लग जाएंगे। हाँ, एक 100 साल पुराने पेड़ के विशाल चंदोबे या कैनोपी की तुलना 2 फुट के नए पौधे से कभी नहीं की जा सकती। कभी नहीं। तो जब मैक्रो लेवल पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, धड़ल्ले से पुराने जंगल काटे जा रहे हैं और 2026 का सुपर एल नीनो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो ऐसे में एक आम इंसान क्या कर सकता है? क्या हम पूरी तरह बेबस हैं? स्रोत से कुछ बहुत ही व्यवहारिक और व्यक्तिगत समाधान भी निकलते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम है अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाना।
नए पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने शहर के पुराने पेड़ों को कटने से रोकना है। हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी। बिल्कुल। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर बचाव के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। मुझे स्रोत में दी गई एक टिप बहुत काम की लगी। मात्र 10-12 रुपए में मिलने वाला ORS का एक पैकेट हमेशा अपने बैग में रखना चाहिए। ये इमरजेंसी में किसी जीवन रक्षक दवा से कम नहीं है। और जब लू अपने चरम पर हो तो बहुत जरूरी न हो तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। सही बात है। लेकिन एक और बात जो मुझे स्रोत में बहुत मानवीय और महत्वपूर्ण लगी, वो है एम्पैथी, यानी दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। जो डिलीवरी बॉयज चिलचिलाती धूप में हमारा खाना ला रहे हैं या जो गार्ड्स गेट पर खड़े हैं, उन्हें ठंडा पानी या छांव ऑफर करना एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर हम व्यवस्थागत समाधानों की बात करें तो हमें अपनी ऊर्जा के स्रोतों को बदलना ही होगा। हमारी घरों के AC और पंखे चलाने के लिए जो बिजली आ रही है वो आज भी ज्यादातर कोयला जलाकर बन रही है, जो इस ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। बिल्कुल। स्रोत में सीरिया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वहां युद्ध की वजह से बिजली का पूरा ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। सरकार बिजली देने में नाकाम रही। तो वहां के लोगों ने क्या किया? क्या वो अंधेरे में रहे? नहीं, इसका एक अनजाना लेकिन बहुत ही सकारात्मक नतीजा निकला। अच्छा। वहां एक सोलर क्रांति आ गई। लोगों ने जनरेटर चलाने के महंगे डीजल के बजाय सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिया। ओह। क्योंकि यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा था, बल्कि ये सबसे सस्ता विकल्प बन गया था। सीरिया जैसे युद्धग्रस्त देश ने मजबूरी में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रीन ट्रांजिशन कर लिया। और भारत में भी अब ये मुमकिन है। ग्रिड से हटकर अपने घरों या बालकनियों में सोलर पैनल लगाना अब पहले से काफी किफायती हो गया है। अगर हम इस दिशा में तेजी से कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो 2026 में अल नीनो आ रहा है, ये आखिरी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआत है। ये हर 3-4 साल में वापस आएगा और हर बार ये एक और ज्यादा गर्म बेसलाइन, एक और ज्यादा गर्म पृथ्वी के साथ टकराएगा। और इसी बात पर विचार करते हुए स्रोत के डेटा से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा विचलित कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? स्रोत में एक जगह लिखा था कि जो बच्चे 2026 या उसके बाद पैदा होंगे उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मियां ही नॉर्मल होंगी। उन्होंने कभी 35 डिग्री वाली खुशनुमा गर्मियां देखी ही नहीं होंगी। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। अब अगर हम इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं, जरा कल्पना कीजिए अगर रातें भी ठंडी नहीं होंगी और इंसानी शरीर दिन की इस भयंकर गर्मी से कभी रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो क्या भविष्य में हमें अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा? लाइफस्टाइल बदलना मतलब क्या, हमें घरों के अंदर ही कैद रहना पड़ेगा? मैं उससे भी एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ। हाँ। प्रकृति में बहुत से जीव ऐसे हैं जो रेगिस्तान की भयंकर गर्मी से बचने के लिए नॉक्टर्नल हो जाते हैं। नॉक्टर्नल यानी ऐसे जीव जो दिन में सोते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। ठीक पहचाना। क्या भविष्य के हमारे शहर ऐसे होंगे जो दिन की धूप में पूरी तरह से बंद रहा करेंगे? दुकानें, दफ्तर, स्कूल सब दिन में बंद रहेंगे और सारी मानवीय गतिविधियां, सारे कामकाज सिर्फ रात के समय हुआ करेंगे जब तापमान थोड़ा बर्दाश्त करने लायक होगा। बाप रे। क्या इंसान भी चमगादड़ या उल्लू की तरह एक नॉक्टर्नल प्रजाति बन जाएगा? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे बदलते हुए क्लाइमेट की एक ऐसी संभावित सच्चाई है जिस पर हमें आज ही सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इंसानों का रात में जागना और दिन में सोना। 1877 में प्रशांत महासागर के उस छोटे से बदलाव ने जो तबाही मचाई थी, वहां से लेकर भविष्य की उस नॉक्टर्नल दुनिया की संभावना तक, ये पूरी यात्रा हमें बताती है कि प्रकृति के इस जटिल चक्र के साथ छेड़छाड़ का अंजाम कितना भयानक और अकल्पनीय हो सकता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस पूरी तस्वीर, उस बढ़ते हुए तापमान की डेटा और उस बाथटब एनालॉजी को अपने दिमाग में रखेगा। हाँ। और सबसे बढ़कर इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि हम उस 40 डिग्री वाले कमरे में रखे हीटर को बंद करने के लिए आज अभी क्या कदम उठा सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।